प्रश्न क्रमांक पहला क्या है? अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? यानी तीनों की हमें परिभाषा यहाँ पे करनी है। आइए करते हैं। करेंगे सबसे पहले देखिए अपसारी, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे अभिसारी और लास्ट में हम देखेंगे समांतर। अभिसारी की परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं तो उसे कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बिंदु स्रोत से कई प्रकाश की किरणें निकलती हैं और चारों तरफ आगे फैलती जाती है, तो ऐसी किरण पुंज को कहा जाता है अपसारी। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है हमारा, हम देखेंगे अभिसारी। अभिसारी देखिए अपसारी का बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा है। जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे देखिए कई दिशाओं से आती है और यहाँ पे एक बिंदु पे आके मिल जाती है, तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे समांतर। क्या है इसकी परिभाषा? यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, नाम से ही स्पष्ट है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर यानी समांतर हो तो ऐसी प्रकाश की किरणों को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, और ये इसका उदाहरण होता है सूर्य की किरणें, ये समांतर होती है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला, इसका आंसर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा भी बिल्कुल आसान प्रश्न है। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बना लेना है अलग अलग खंडों में। पहले आपको लिखना है पारदर्शी, ठीक, उसके बाद लिखना है अपारदर्शी और लास्ट में लिखना है पारभासी। आपको जैसे तैसे नहीं लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। तो हमें अंतर स्पष्ट करना है तीनों में। तो सबसे पहले हम पारदर्शी में क्या लिखेंगे, आइए करते हैं। तो पारदर्शी वाले खंड में आपको लिखना है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है तो उसे कहा जाता है पारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं। उदाहरण कांच, पानी, हवा आदि पारदर्शी पदार्थ है। तो ये आपको पहले में आपको लिखना है, यानी इस वाले में लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी में आपको यहाँ से करना है, देखिए काफ़ी ध्यान से, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब इसके बाद हमारा लास्ट में बचता है पारभासी। तो आइए लिखते हैं। तो हमने अपारदर्शी लिख लिया, अब हम लिखेंगे पारभासी। कौन सा इसमें लिखना है, देखिए पारभासी में आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। तीसरा, वे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, यानी कम मात्रा में जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबड़, आँख की फलक, ठीक है, और ट्रेसिंग पेपर यानी बटर पेपर, चरम रक्त, दूध, घना कुहा, हल्के बादल, कुहासा आदि पारभासी ये कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, जैसे तैसे आपको नहीं लिखना है, जैसे मैंने अभी बताया। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रकाश के परिवर्तन के नियम को हमें लिखना है। क्या होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम, आइए लिखते हैं। तो ये रहा प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम। तो सबसे पहले आपको ये नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है, पहले आपको बताना होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, यानी प्रकाश का परिवर्तन नियम किसे कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ये डायरेक्ट लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। ठीक है, पहले आपको ये लिखना होगा प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह को से परिवर्तित होती है उस नियम को प्रकाश का परिवर्तन के नियम कहते हैं। और ये प्रकाश के परिवर्तन के नियम दो नियम होते हैं। कौन कौन से, आपको ये लिखते हुए यहाँ से, अब यहाँ आपको यहाँ से प्रारंभ करना होगा। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, आइए यहाँ से प्रारंभ करना होगा। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं निम्नलिखित। पहला देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक समतल दर्पण है और इस पर एक आपतित किरण आ रही है, इसे आपतित किरण कहा जाता है। और दर्पण से टकराने के बाद बिंदु O पे ये परिवर्तित हो जाती है और ये इसका अविलंब है, यानी 90 एंगल पर है। तो ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी सिर्फ ऊपर की तरफ ही तो है, नीचे तो है नहीं, सभी ऊपर है नीचे तो है नहीं। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम हो गया प्रकाश के परिवर्तन का, कि आपतित किरण, अविलंब और परिवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में ऊपर की तरफ होते हैं। अब दूसरा नियम क्या है देखिए,
तो आपको पहले ये लिखना है। इसके बाद दूसरा नियम, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, यानी कोण I इक्वल टू कोण R। तो ये आपतित किरण और ये अविलंब से जो बना कोण I होता है इसे आपतन कोण कहा जाता है। और फिर इसके बाद देखिए परिवर्तित किरण और अविलंब से बना कोण होता है, ये कोण R कहा जाता है। इन दो कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोण I इक्वल टू कोण R, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूसरा नियम समाप्त हो जाता है। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है, वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरफ वास्तविक लिखना है और इस तरफ आभासी यानी काल्पनिक लिखना है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे अंतर। तो आपको वास्तविक में ये दोनों बिंदु लिखने हैं। पहले आपको ये लिखना है, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक तौर पे मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए, और ये वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना सकता है, उत्तल नहीं बनाता। और दूसरा गुण इसी में आपको लिखना है वास्तविक में, वास्तविक प्रतिबिंब की अपेक्षा हमेशा उल्टा। दूसरा लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, कौन, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अब इसके बाद आपको आभासी में कौन से लाइन लिखने हैं, दोनों बिंदु, आइए लिखते हैं। आपको आभासी में लिखना है, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ये दूसरा बिंदु, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है और पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये दोनों अंतर हो जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक पाँचवा क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की किन्हीं 3 विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है। तो ये रहा समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, हमें 3 ही बताना है। तो आप इसमें से 3 कोई भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसका अगला प्रश्न की ओर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16 जो है, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए इस तरफ है उत्तल दर्पण और इस तरफ है अवतल दर्पण। तो पहले देखिए क्या है, उत्तल का परिवर्तक सतह जो तल है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, कैसे, ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका पहला, इसमें परिवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, यानी ऐसे हुआ होता है। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या, कौन सा बनता है, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब ये सिर्फ बना सकता है, वास्तविक नहीं बना सकता। इसमें वास्तविक, ठीक है, और आभासी यानी दोनों प्रकार की ये प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है, कौन, अवतल दर्पण। तीसरा, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसमें उल्टा सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझना है, देखिए यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, अगर सीधा बनता है वो आभासी होगा, ठीक है, ये आपको समझ लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा हो गया। चौथा देखिए क्या है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनाता है, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा बनाता है, उत्तल दर्पण। जबकि अवतल जो है छोटा, बड़ा, बराबर, वस्तु के बराबर और बहुत बड़ा, ठीक है, यानी तीनों प्रकार की ये प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है अवतल दर्पण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 7वां क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या तात्पर्य, यानी इससे क्या आप समझते हैं, उसकी परिभाषा करनी है। तो इसका आंसर आपको ये लिखना है। देखिए वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R द्वारा डिनोट यानी सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए P से C तक की दूरी, ये दूरी, और यहाँ से ये दूरी, ये R द्वारा सूचित किया जाता है वक्रता त्रिज्या। 8वां प्रश्न देखिए, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, समतल बराबर बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण केवल आभासी कहें या काल्पनिक कहें वो बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 9 नंबर देखिए क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईनों के रूप में क्यों किया जाता है, आखिर इसका कारण बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के तौर पे हो रहा है यहाँ पे। तो क्यों किया जाता है, तो इसका कारण ये रहा क्योंकि ये किसी वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि छोटा होता है, और दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। यानी सीधे सीधे कहें कि विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाने के कारण ही, यानी कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ों को दिखाता है।
इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक जो 10वां है, अवतल दर्पण में प्रमाणित करना है F=R/2, फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसका हम हल पहले कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे से वहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे वीडियो का लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर हमें करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका अवतल दर्पण में किरण आरेख तैयार करना है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये रहा, ये है वक्रता केंद्र और इस तरफ है अनंत, इसके बीच में वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण आई, दर्पण से टकराकर फोकस से निकल गई और ये जो है ये वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जो आपतित किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ई और एफ के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है, ठीक है। मगर हमें वो नहीं बताना है, हमें बस यही किरण आरेख तैयार करना है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्रमांक 12। तो 12 नंबर प्रश्न देखिए काफ़ी आसान है। निम्न किरण आरेख को हमें पूरा करना है और प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करना है। तो यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण है ए में, अगर वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है, कैसे किस स्थान में बनेगा वो बताना है, इसके पूरा करना है किरण आरेख को। आइए पूरा करते हैं। तो आपको देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। तो जो आकृति दी गई है वहाँ पे वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य यहाँ पे स्थित है, ये आपको बनाना है। अब इसके बाद दूसरा इसमें देखिए क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनता है। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के साइज के आकार के बराबर बनता है और ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो यानी पहले में आपको ये पूरा करना है, दूसरे में ये आपको पूरा करना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एक वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति दे देगा और पूछा है, जैसे कि ये वाला अगर ध्रुव पर रखी गई हो तो प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव पर ही। पी और एफ यानी ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई हो तो दर्पण के पीछे बनता है। फोकस पर रखी गई हो तो अनंत पर बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र पर रखी गई हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। देखिए ये वक्रता केंद्र पर रखी गई तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। आपको ये अच्छे से कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसके बाद देखिए अगर सी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई हो तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। अगर अनंत पर रखी गई है वस्तु तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। 13 नंबर में देखिए स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाना दिखाएं। इस प्रकार प्रयुक्त आवर्धन दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोगी बताएं। तो किरण आरेख द्वारा देखिए कैसे आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के मध्य रखेंगे तो यह आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और इसका उपयोग हमें बताना है, तो उपयोग देखिए हजामत बनाने के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। इसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण की वस्तु की दूरी का परास्त क्या होगा, यानी दूरी बताना है, ठीक है। वस्तु की दूरी कहाँ रखी जाए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा, इस परिस्थिति में प्रतिबिंब बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचें। तो इसका देखिए यहाँ पे हिंट दिया गया है, वही आपको आंसर कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। यानी उत्तल दर्पण में हमें प्रतिबिंब का जो आरेख है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक उत्तल दर्पण है, यहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो यहाँ से आपतित किरण आई, दर्पण से टकराने के बाद ये निकल गई और ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से आ रही हो, और ये देखिए वक्रता केंद्र पर आती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे बाइसेक्ट होता है, ध्रुव और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यही आपको तैयार कर लेना है। 16 नंबर देखिए यहाँ पे ये हिंट दिया गया है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर देखिए निम्नलिखित परिस्थितियों में किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम बताना है। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण और सौर भट्टी में अवतल दर्पण, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।